जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि आपको पता है कि आपके लेखपाल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, क्योंकि जब यूपी ट्रिपल एससी ने अपना 1 ईयर का कैलेंडर जारी किया है एग्ज़ाम का, तो दोस्तों उसमें पता चला है कि 19 जून को आपके लेखपाल के एग्ज़ाम होने हैं। तो उसी के लिए दोस्तों हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट लेकर के आ चुके हैं। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों, पूरा सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि ये दोस्तों 13 सितंबर 2015 के प्रथम पाली का पेपर। देखिए, इसके तुरंत बाद हम दोस्तों सेकेंड पाली भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरा का पूरा पेपर हल करेंगे। इसमें आपको बता दें कि 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 25 क्वेश्चन जीके के हैं और 25 क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाग 1 हिंदी में क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है। निर्देश पहले पढ़ेंगे कि निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। पहला है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसका अर्थ क्या होता है? अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना दोस्तों, या फिर अपने से बड़ों पर क्रोध करना, या फिर कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध दिखाना। दोस्तों आपको पता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ ही झुंझलाना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती दोस्तों, यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्लास जो ले रहे हैं उसमें पूरा का पूरा दोस्तों आपको मुहावरे भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 से 4 लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनना है। देखिए क्रस का विलोम क्या होता है? क्रस मतलब जानते हैं क्या होता है दोस्तों? क्रस का मतलब दुबला पतला, है ना। तो क्रस का क्या होगा दोस्तों? हष्ट पुष्ट। क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट हो जाएगा दोस्तों क्रस का विलोम। चलिए अगला है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या होता है दोस्तों? जो बहुत कम जानता हो, मतलब कम जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है दोस्तों। फिर क्या होगा? सर्वज्ञ हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ये चीजें आप याद रखेंगे, एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे समझनी। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। देखिए बहुवचन से पूछा गया है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों आपको पता है खूंटी शब्द का क्या होगा बहुवचन? इसमें हम दोस्तों इकारांत, देखिए जो इकारांत शब्द होते हैं उनका हम बहुवचन बनाने के लिए अधिकतर क्या करते हैं? इकारांत जो अंतिम मात्रा ई होती है दोस्तों, उसका हम क्या कर देते हैं? छोटी ई की मात्रा लगा के दोस्तों और यहां जोड़कर हम उसमें क्या दोस्तों अनुनासिक कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर हम चंद्रबिंदी लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? खूंटियां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होगा। देखिए अज अजन्मा। देखिए अज मतलब और अजन्मा किसका पर्यायवाची है? आपको पता होगा ईश्वर का। ठीक है, ईश्वर। तो इसका दूसरा अनेकार्थी शब्द ईश्वर भी हो जाएगा। अज अजन्मा ईश्वर। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? अज अजन्मा का अर्थ होता है दोस्तों जो कभी जन्म और मृत्यु ना हो, अर्थात क्या हो जाएगा? ईश्वर हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिए प्रतिनिधि कौन सा कैसे लिखा है दोस्तों? तो आपको पता है पहला ही शब्द सही है, प्रतिनिधि। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या, निर्देश पढ़िएगा कि प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी ऑप्शंस वाले गोले को पूरी तरह से काला करें। अब देखिए पहला है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। दोस्तों जलपान को नहीं, विद्यालय में जलपान के उत्तम प्रबंध है। दोस्तों यहाँ पे के होना चाहिए था, यानी हमारा ये वाला भाग गलत है ना, जलपान के। तो दोस्तों हमें ये बी वाला ऑप्शन मिल गया। ये वाला इसमें त्रुटि
पाई गई। तो इस तरीके से आपको इनको दोस्तों टच करना होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है। दोस्तों आपको पता है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी लगती है। तो इसी भाग में त्रुटि है, देखिए अच्छी लगती है किस भाग में मिलेगा, तो सी ऑप्शन में मिल जाएगा, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत वाला शब्द कौन सा है। देखिए आज क्या है, तद्भव है। आंख हमने बताया था जहां कहीं भी चंद्रबिंदी लग जाए वो हमेशा तद्भव शब्द होता है। आग ये भी तद्भव है, यानी हिंदी वाले शब्द है तीनों। तो अग्र दोस्तों ये बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, तत्सम शब्द है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 11 और 12 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा उपत्यका बोलते हैं। और पर्वत के बीच की जो भूमि होती है दोस्तों उसको घाटी बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और चोटी को द्रोण बोलते हैं। तो उपत्यका होता है बिल्कुल और बिल्कुल राइट ऑप्शन डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है दोस्तों कृपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृपण बोलते हैं। और कृपण दोस्तों कंजूस क्या होता है दोस्तों, दानी का, यानी दानी का विलोम होता है कृपण। और आप याद रखेंगे तो थोड़ा दोस्तों कम खर्च करता है मितव्ययी बोलते हैं, जो कंजूसी धन खर्च करते हैं उसको हम कृपण बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या भरा जाएगा, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या हुआ, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मतलब इतना दयालु इतना कोमल है उसका हृदय, वो मित्र तो छोड़ो शत्रु तक को भी चोट नहीं पहुंचाता। दोस्तों यहाँ पे शत्रु बहुत ही अच्छे से भर जाएगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए दोस्तों, उद्धत रहना चाहिए, ठीक है। देखिए उद्धत ये वाला गलत ही है, संबद्ध कोई नहीं होता, प्रबुद्ध नहीं होता दोस्तों, उद्धत रहना चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट। अगला है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए अरविंद किसका दोस्तों, कई बार हम बता चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। अरविंद दोस्तों कमल का होता है, किसका होता है, कमल का। पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, है ना। और दोस्तों बहुत सारे, ताम्रस हो गया, बहुत चीजें दोस्तों कमल के पर्यायवाची होती है। तो अरविंद भी दोस्तों कमल का होता है, कोकनद भी कमल का होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है निर्धन में कौन सी संधि होती है दोस्तों, निधन धन, ठीक है दोस्तों। निर्धन में कौन सी संधि होगी दोस्तों, हमने बोला निर्धन में क्या होगा, निधन धन, क्या हो जाएगा, निहि और प्लस धन, यानी कि दोस्तों निर्धन, यानी देखिए यहाँ पे विसर्ग लग गया है तो आपको पता होगा यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अगला है कि देशांतर में कौन सा समास, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, देशांतर में कौन समास है। तो दोस्तों आपको पता है कि देशांतर में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो देश का है जो अंतर ना दोस्तों, क्या हो जाएगा, देशांतर, देश का अंतर। यानी दोस्तों आप समझिएगा क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों, देशांतर में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा ना, देश का है जो अंतर, ठीक है, याद रखेंगे। और कर्मधारय समास को आप पता है इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, तो इसमें विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अगला है देखिए अलंकार से पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि इस बार दोस्तों अलंकार नहीं दिया गया है आपके सिलेबस में। चलिए अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा, नागरी में कौन सा अलंकार दोस्तों आपको पता होगा, यहां पर रूपक अलंकार, क्योंकि अंबर को पनघट का, तारा को घट को और उषा को नागरी का रूप दे दिया गया है दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। अनुप्रास क्या होता है दोस्तों, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए, वहां पे अनुप्रास अलंकार। श्लेष क्या होता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए दोस्तों, सॉरी एक ही शब्द दोस्तों एक बार आए मगर उसके अर्थ बहुत सारे हो जाए। जैसे दोस्तों आपको पता है रहीमन पानी डाकिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष
चून। और दोस्तों उपमा क्या होता है, जहां दोस्तों तुलना की जाती है, जिसमें सा सी से सरिस ऐसे शब्द आते हैं, वो उपमा होता है। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब हिंदी वाला शब्द, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, हिंदी वाला अमीय हो जाएगा। अमी दोस्तों, अमी का तत्सम क्या होता है, अमृत होता है। क्या होता है, अमृत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। दोस्तों 20 और 21 में सही वाक्य का चयन करना है। देखिए क्या है कि पहला है तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर है। दोस्तों तो बिल्कुल गलत है। देखिए यहां पे क्या होता है दोस्तों, तुलसी और सूर इस तरह होना चाहिए, मतलब अगर नाम होंगे तो वो एक साथ आएंगे, उसमें और एवं लगा करके, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तुलसी और सूर, देखिए हाँ ये थोड़ा सा सही चल रहा है। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ, नहीं बिल्कुल गलत है दोस्तों, ब्रजभाषी तो होता ही नहीं है, ठीक है। देखिए तुलसी और सूर क्रमशः, हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि तुलसी अवधि कहोगे और सूर ब्रजभाषा के, तो ब्रजभाषा के श्रेष्ठ, दोस्तों इधर कट रहा है वो श्रेष्ठ लिखा है, श्रेष्ठ कवि, दोस्तों यही बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल सही। चलिए अगला है फिर से दोस्तों, जीवन और साहित्य का निकट संबंध। दोस्तों निकट संबंध नहीं होता है, ठीक है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध, ये भी गलत होगा, घोर नहीं होता। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध, दोस्तों ये भी गलत है। जीवन और साहित्य घनिष्ठ संबंध है दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही, घनिष्ठ संबंध। चलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको पता है उत्साह दोस्तों वीर रस का होता है, शोक हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। रति होता है दोस्तों आपका श्रृंगार रस का, ठीक है, श्रृंगार रस का दोस्तों रति होता है। और हास्य रस का हास्य होता है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और एक चीज याद रखना कि भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रसों की संख्या कितनी थी, 8, और दोस्तों अब कितनी है, 9 दोस्तों। अगर पूछेगा रसों संख्या कितनी, 9 बताना, भरत मुनि के अनुसार 8 बताना, और आधुनिक दोस्तों आधुनिक में रसों संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए काल से पूछा गया क्वेश्चन है कि मैं खाना खा चुका था। देखिए चुका था, समझिएगा ये काम हो गया है, ये चीज आपको याद रखना है। तो चुका था, मैं खाना खा चुका था, यानी कार्य करके मैं, मतलब खाने वाला काम करके मैं बैठा था, यानी कि पूर्णभूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णभूत। मैंने खाना खाया दोस्तों, ये समान होता, ठीक है। अब समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन दोस्तों, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक। देखिए यहां पर को लगा है तो कर्ता ने कर्म को तुरंत कर्म लगा के उड़ जाएंगे, मगर दोस्तों ये गलत बात है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो चीज दे के कभी वापस नहीं ली जाती दोस्तों, वो हमेशा संप्रदान कारक में जाता है, याद रखेंगे। जैसे राजा सेवक को कंबल दे रहा दोस्तों, तो सेवक से कंबल अब वापस वो नहीं लेगा। इसी तरह से पूछेगा कि व्यक्ति भिखारी को भिक्षा देता है, तो वहां पे भी को लगा होगा, मगर वो संप्रदान कारक में आएगा, ना कि दोस्तों आपके कर्म कारक में। तो बिल्कुल से समझ गए होंगे कि संप्रदान कारक क्या होता है दोस्तों, कि जो चीज देने के बाद वापस न लिया जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठठेरिन हो जाता है। क्या होता है, ठठेरिन होता है दोस्तों, यानी कि बिल्कुल और बिल्कुल सही। ठठेरिन कैसे लिखा जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए हिंदी के दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं मैथ्स। तो चलिए गणित क्वेश्चन देखते। देखिए यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो व्यास का वृत्त का व्यास का होगा। देखिए गणित क्वेश्चन दोस्तों करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो मैं आपको हल दिखा दूंगा दोस्तों, उसके हिसाब से कर लीजिएगा। जिसको बताना संभव होगा हम उसको बता भी देंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप कर लीजिए। देखिए वृत्त का व्यास डी मानते हैं और परिधि वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई डी, है ना। ये चीज समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इसको घटा रहे हैं दोस्तों, तो ये आप करिएगा इस तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8.68 सेंटीमीटर। अगला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना है दोस्तों। देखिए महत्तम समापवर्त यानी कि मासा और लासा दोस्तों क्रमशः क्या है, 12 और 2448, और उन संख्याओं का अंतर कितना दोस्तों, 60 है। तो संख्या क्या होगी दोस्तों, तो आपकी संख्या हो जाएगी 348, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा दोस्तों। एक फार्मूला होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे उनका गुणनफल होता है ना दोस्तों, बराबर उनका गुणनफल। तो ये देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये देखिए सूत्र लगाया भी गया है इसमें, तो इस तरीके से आप करिएगा, 348 आ जाएगा। अगला है एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का
अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो दोस्तों मोपेड का मूल्य क्या होगा। दोस्तों इसको कैसे करना है, देखिए यहां पर क्या है, स्कूटर और मोपेड का मूल्य का अनुपात दिया है 9:5। अब देखिए कितना अधिक है, देखिए यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से कितना अधिक है 4200, तो देखिए यहां पर कितना है 4, और 4 की वैल्यू क्या दी गई है दोस्तों 4200 दी गई है। यानी अगर एक की वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों 4 एक नाम 4 चला जाएगा और 4 पंचे 20, दोस्तों 150 आ जाएगा एक की वैल्यू। अब पूछा किसकी वैल्यू दोस्तों, तो मोपेड का पूछा दोस्तों, मोपेड दोस्तों 150 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है दोस्तों, 5 देखिए 15 पच्चे 75, ठीक दोस्तों क्या हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों इसको सही करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा 4 की वैल्यू दी है, देखिए एक मिनट इसको देखिए यहाँ पे 4 की कमी है, ठीक है, और इस कितना अधिक बता रहा 4200, तो दोस्तों 4 को अगर 4200 से हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि 4 एक नाम 4 और 4 पंचे 20, देखिए जीरो यहाँ बढ़ाएंगे 4 पंचे 20, हाँ 1050 होगा। और फिर दोस्तों पूछा किसका, मोपेड का, तो मोपेड का दोस्तों 5 से हम गुणा कर देंगे, यानी 5 से गुणा करते 5 0 0 50 25 और 5 एक नाम 5, ऐसा कुछ है 52 50। हाँ दोस्तों ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8, तीसरी संख्या होगी। दोस्तों आपको पता है अगर आप पहली दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो निकालते हैं 10 15 24 आ जाएगा। अब देखिए पहली संख्या का आप 10 15 24 आ जाएगा। अब इनको दोस्तों आप क्या करिए, अब पूछा क्या है कि यदि तीनों का योगफल 392 है तो दोस्तों इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे, x मान के जोड़ लीजिएगा बराबर कितना 392 कर दीजिएगा, ठीक, देखिए इसमें किया भी गया है। अब दोस्तों इसको आप जोड़ेंगे तो ये 49 आ जाएगा बराबर 392, और दोस्तों फिर x बराबर 49 का करेगा, नीचे भाग करेगा दोस्तों, काटेंगे तो 8 आ जाएगा। अब उसी तरीके से दोस्तों जो तीसरी संख्या पूछा है वो 24 है, तो 24 इंटू 8 कर दीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 192, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 5 12 13 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे दोस्तों, तो 97 20 वर्ग मीटर आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बता दें कि किस प्रकार से बताएगा। देखिए भुजाओं को मान लेना, क्योंकि दोस्तों उनका रेशियो दिया है 5 12 13, तो दोस्तों 5x 12x 13x, ठीक है, उसका परिमाप कितना दिया है 540। परिमाप क्या होता है दोस्तों, तीनों भुजाओं का योग, तो हम 5x और 12x प्लस 13x करेंगे बराबर 540 करेंगे, दोस्तों x का मान आ जाएगा 18। अब दोस्तों अगर हम x का मान 18 रखेंगे यहाँ पे तो पहला हो जाएगा, पहली भुजा क्या हो जाएगी 18 पंचे 90 हो जाएगी, दूसरी भुजा 12 गुणे 18 करेंगे 216 आ जाएगा, और तीसरी भुजा 18 गुणे 13 करेंगे तो 234 हो जाएगा। अब देखिए अब होता क्या है इसमें दोस्तों, s निकालते हैं, s क्या होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो तीनों भुजाओं जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे 270 आ जाएगा। अब दोस्तों एक फार्मूला होता है s अंडर रूट के अंदर s इंटू s माइनस a s माइनस बी s माइनस सी, अगर इस पे रखेंगे आपका तो 97 20 वर्ग मीटर आ जाएगा। चलिए अगला है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन 10 मीटर बिल्कुल सही जाएगा। दोस्तों ये देखिए ये बनाया गया है दोस्तों, देखिए अगर ये 8 है ये 6 है तो ये दोस्तों आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 है, 3 4 5 का दोस्तों ये 888 होता है, तो 2 गुना कर रखा है, अगर 3 है ना, तो इस तरह से दोस्तों 3 दूनी 6 4 दूनी 8 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि एक त्रिभुज का परिमाप 3 से 30 मीटर है, 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है, 13 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी दोस्तों, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये देखिए इस तरह से आप लगा लीजिएगा, ठीक है, ये आपका दिया होगा वही दोस्तों फिर से सूत्र लगेगा s इंटू अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला। चलिए अगला है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। दोस्तों आपको पता है कि परिधि क्या होती है 2πr, तो दोस्तों 2πr r की वैल्यू दी है 21, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम रखते हैं तो 132 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए कुल दूरी कितनी है, तो आपको पता है ये दोस्तों किसमें है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 792 दिया 100 से गुणा, और दोस्तों परिधि कितनी 132 सेंटीमीटर, अगर इनको काटते हैं मेरे दोस्तों तो 600 आ जाएगा, तो 600 चक्कर हो जाएगा। चलिए अगला है, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगुना तेज है और एक महिला एक लड़के से दुगुना तेज है। यदि
वे सभी अर्थात एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा दोस्तों? तो इसको अगर आप लगाते हैं तो इसका सही आंसर 28 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 28 दिन, बिल्कुल राइट आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप लगा सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी 2:1 है, तो कितना पानी और मिलाया जाए कि दोस्तों ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? दोस्तों इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला आप देखिए, इसमें अगर ये 260 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 और दोस्तों 20 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि देखिए ये क्या है? अम्ल है, ऊपर वाला अम्ल है और नीचे वाला वाटर। अब कहता है कितना पानी मिलाया जाए? दोस्तों इसमें x मिला दो, बराबर 1:2 कर लो। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते दोस्तों तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? 60 लीटर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज ABC में यदि कोण A 90 डिग्री, A बराबर 25 सेंटीमीटर, B बराबर 7, तो tan B का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? तो tan B का मान क्या हो जाएगा? 7/24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रतिमाह हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी मेरे दोस्तों? तो देखिए ब्याज क्या दिया गया दोस्तों? 1 पैसा और मूलधन 100 पैसे और समय 1/12 दोस्तों। क्योंकि प्रतिमाह कहा गया है तो इसमें हम रख देंगे दोस्तों PRT/100 में। दोस्तों इसको अगर सॉल्व करते आप तो 12% वार्षिक आ जाएगा। अगला है कि 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया था तो मानक विचलन का मान होगा दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 है, अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा दोस्तों? तो किसका? तो दोस्तों यहाँ पे 27 ही भरना पड़ेगा, तभी दोस्तों 27 कितनी बार आ जाएगा? देखिए 1, 2 और 3, एक बार यहां पे भर देंगे 27 तो 4 बार आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों 26 भी 3 बार आया है, इसलिए दोस्तों यहां पे आपको 27 ही भरना होगा। चलिए अगला है कि 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल क्या होगा? आपको पता है दोस्तों कि माध्य कैसे निकालते दोस्तों? तो टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या दोस्तों, तो इनका योग कर लेंगे और बटे 5 करेंगे दोस्तों तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर इनको एक क्रम में लगाते हैं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 3 आएगा और 4 आएगा एक का, तो दोस्तों इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 7/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता, तो वह दूरी कितनी तय करता? दोस्तों इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। दोस्तों दूरी आपके 22 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 22 किलोमीटर तय करेगा। देखिए कुल दूरी x मान सकते हैं, इस तरीके से दोस्तों लगाएंगे। अब देखिए x माना तो x में से दोस्तों 2/11 और 17/22 एक पैदल चलता है, एक दोस्तों क्या चलता है? साइकिल से, ठीक है, कार से चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाएंगे दोस्तों तो ये आपका 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है 42 नंबर, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं क्या होती हैं? तो वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है? 930.25 के वर्गमूल से प्राप्त कौन सा वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिमाण एक पूर्ण संख्या बन जाए? दोस्तों तो क्या घटाना है? तो 1/2 यानी कि आधा घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है। ठीक है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि विलयन में क्या हो जाए? 50% हो जाए दोस्तों, यानी 1-1 हो जाए, यानी 50-50% हो जाए। दोस्तों 300 का हम पहले 40% निकाल लेंगे दोस्तों, इसको आप लगाइएगा तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगर इसका देखिए 40% निकालते हैं 300 का दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 120 आएगा और नीचे भी बचेगा 300। ठीक है दोस्तों, इस पे x मानेंगे, मिला के दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे आप इक्वेशन तो देखिए 60 ग्राम आ रहा है। चलिए अगला है, किसी संख्या में
किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या होगी दोस्तों? मूल संख्या आपकी 37 हो जाएगी। इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला है 46 नंबर। 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम जो होगा वो एक पूर्ण संख्या आ जाए दोस्तों। तो आपको पता है, अगर आप जोड़ के भी देखते हो तो 3/40 जोड़ दीजिएगा, एकदम एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और दोस्तों देख सकते हैं 3/40। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कोई व्यक्ति ₹8 में 10 वस्तुएं खरीदता और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? तो लाभ प्रतिशत उसका कितना हो जाएगा? 56 सही 1/4%। ठीक है, चलिए अगला है बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है, फिर बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है दोस्तों, तो वस्तु के कितने परसेंट वृद्धि होगी दोस्तों? दोस्तों इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं x + y + xy/100 वाला। ठीक है, कैसे दोस्तों? देखिए पहले 30% बढ़ाई गई x, फिर 10%, फिर 30 × 10/100। तो देखिए ये 0 0 0 0 कट गया, 3 1 9 30 दोस्तों, ये 30 10 40 और 3 43। ठीक है, तो हमारा 43% बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 27 की घात x बराबर 9 की घात 9/3 तो 1/x की घात 4 का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका 16। बिल्कुल सही 16 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों? और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो दोस्तों इसको आप लगा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 10% हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10% हो जाएगी। चलिए अब दोस्तों सामान्य ज्ञान यानी जीके का पार्ट आ चुका है। अब जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए जीके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है दोस्तों। क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या होता है? आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन पाया था दोस्तों, जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है दोस्तों, और हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों हमारा जो कलर होता है दोस्तों वो रेड होता है। किसका? ब्लड का दोस्तों। ठीक है, चलिए और यही रक्त का परिवहन करती है हीमोग्लोबिन ही दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है मेरे दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय गमन क्या होता है दोस्तों? देशों के बीच में लोगों का संचलन ही अंतरराष्ट्रीय गमन कहलाता है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 54 नंबर। सॉफ्ट बैंक फिर दोस्तों स्पेस है और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन दोस्तों का निवेश करेगा दोस्तों। ये देखिए करंट क्वेश्चन था, तो दोस्तों कौन था उस समय? भारतीय इंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों ये भी उस समय करंट क्वेश्चन था, तो इससे पता चलता है दोस्तों करंट के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे आएंगे। पहला क्या था दोस्तों कि नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था? आपको पता? ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था दोस्तों। नेपाल में जब भूकंप आया था, वहां के लोगों को बचाने के लिए दोस्तों भारत ने बहुत ज्यादा मदद भी किया था। ठीक है, चलिए अगला है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो आपको पता है लोकसभा के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन 25 साल। आपको बता दें कि लोकसभा दोस्तों और विधानसभा के लिए 25 साल, और दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा और विधान परिषद के लिए दोस्तों 30 साल, और वोट डालने के लिए 18 साल दोस्तों। और दोस्तों आपको पता है कि ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 साल की एज होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। चलिए अगला है चौरा चौरी घटना कब हुई दोस्तों? आपको पता है 5 फरवरी 1922 को दोस्तों। क्या पता होगा आपको
कि दोस्तों इस दिन क्या हुआ था कि दोस्तों पुलिस चौकी में दोस्तों पुलिस वालों को भर के आग लगा दी गई थी ना। चलिए और देखते दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी पड़ता कहाँ दोस्तों, आपको पता होगा ये दोस्तों गोरखपुर में पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों 22 पुलिसकर्मियों को पुलिस स्टेशन में बंद करके दोस्तों उस पर आग लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व तो कौन सा है दोस्तों, तो आपको पता होगा फ्लोरीन दोस्तों सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है दोस्तों इनमें से। ठीक है, और दोस्तों ब्रोमीन क्या है, ये दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस देश ने कोपा अमेरिकी 2015 खिताब जीता था। तो एक करंट का क्वेश्चन था, उस समय चिली ने जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि करंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगला है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि विपक्ष का नेता भी कैबिनेट स्तर का होता है दोस्तों। महान्यायवादी ये भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी होता है दोस्तों, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। और दोस्तों भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये 148 आर्टिकल 148 में होता है, ये भी याद रखेंगे, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कन्याकुमारी कहां स्थित है, तो भूमध्य सागर के उत्तर में। कहां दोस्तों, भूमध्य सागर के स्तर में दोस्तों, ये जमीनी से लगा हुआ भारत का अंतिम सिरा है, दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि दोस्तों वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, पता है कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों, इनको रंगून भेज दिया गया था दोस्तों, आपको पता होगा ये म्यांमार की राजधानी थी, यहीं पर भेज दिया गया था और दोस्तों इनकी यहीं पर मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको पता है कि नमक कर के विरुद्ध दोस्तों, आपको पता है कि वहां पे जाकर के देसी नमक बना के दोस्तों अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं आप दोस्तों 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां दर्ज किया था, पता होगा कि दोस्तों कहां पर, मेघालय के मासिन राम में दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की जाती है दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों चुरू की, तो चुरू में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा गर्मी दोस्तों भारत की चुरू में दर्ज की जाती है। और आपको बता दें कि दोस्तों सबसे कम वर्षा लेह में होती है। और दोस्तों सबसे ठंडा प्लेस अगर बात कर ले तो दोस्तों द्रास होता है, कहां का, लद्दाख का दोस्तों। ठीक है, लद्दाख का द्रास स्थान क्या सबसे ठंडा प्लेस है, और चुरू दोस्तों सबसे गर्म प्रदेश है। ठीक है, मतलब सबसे गर्म स्थान है, राजस्थान का एक जिला है। चलिए अगला है एनपीपी से क्या तात्पर्य दोस्तों, एनपीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों, तो किसे चुना गया, जहीर अब्बास। दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में कौन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग का अध्यक्ष, वर्तमान में कौन है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जून 2015 के चौथे सप्ताह, देखिए करंट का क्वेश्चन था, सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अवशिष्ट प्रबंध का पर समझौता किया गया था दोस्तों, कहां किया गया था, तो असम में। ठीक है, चलिए करंट के 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला है आच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत है दोस्तों, आपको पता होगा दालें दोस्तों प्रोटीन का होती है, किसका, प्रोटीन बहुत ही अच्छी दालों में पाया जाता है दोस्तों, दाल और सोयाबीन में। ठीक है, चलिए अगला है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई दोस्तों, तो किसके द्वारा की गई हैं, आपको पता होगा इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड दोस्तों, आईओसी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहते हैं, तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक ऑस्टिन थे, है ना, गॉडविन ऑस्टिन थे दोस्तों, उन्होंने राज्य के नीति निषेध तत्वों को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा था। और आपको बता दें कि दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, अगर आपसे पूछा संविधान की आत्मा किसको जानते हैं दोस्तों, प्रस्तावना, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है शतपथ ब्राह्मण और
तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ दोस्तों आपको पता होगा ये किसके हैं दोस्तों, तो यजुर्वेद के हैं। किसके हैं, यजुर्वेद के। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों होता है आसान, तो आपको बता दें कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए दोस्तों ये आसान होता है। चलिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। दोस्तों आपको पता होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा दोस्तों, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा दोस्तों कौन सा संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों किससे प्रेरित थे, तो यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ रूस से। और दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, तो ये एक मौलिक कर्तव्य दोस्तों कब जोड़ा गया, तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो याद रखेंगे 10 दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, कब 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और दोस्तों एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया, ठीक है। तो वर्तमान में 11 हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हमारा जीके का पोर्शन भी हो गया और अंतिम पोर्शन आप देखते हैं दोस्तों कौन सा, ग्रामीण विकास, ठीक है, क्या, ग्रामीण विकास। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है दोस्तों, तो कितने किया था, तो 685 करोड़ का, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों आपको योजनाएं बहुत ज्यादा पढ़नी है क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे, अभी आपको हम दिखाते भी हैं। चलिए अगला है क्या कि भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाली जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं दोस्तों। तो कितनी थी, तो दोस्तों ऑप्शंस आपके क्या हैं, 829, 920, 620 या फिर 720। दोस्तों आपको पता होगा कितनी है, तो 829 है, ठीक है, 829। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका कट रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा सा, तो मैनेज करिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए दोस्तों, कितना, तो 70 लीटर। आपको पता है कि हर घर जल पहुंचाने वाला एकमात्र राज्य, पहला राज्य कौन सा बना है, तो दोस्तों गोवा बना है। तो याद रखेंगे हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, गोवा। और हर घर एलपीजी पहुंचाने वाला, एलपीजी गैस पहुंचाने वाला बना है कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने मंडल है दोस्तों, आपको पता होगा 18 मंडल। नगर निगम पूछता दोस्तों तो आप बता देते कितने, 17, ठीक है। जिला 75, नगर निगम दोस्तों 17 और मंडल कितने हैं, 18 मंडल, ठीक है। देख सकते हैं 18 मंडल कौन कौन से हैं, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, ठीक है, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी। चलिए अगला है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके, नगरीय औद्योगिकी संपदाओं में, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी मनरेगा दोस्तों का प्रारंभ किया गया दोस्तों, कब किया गया, तो 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा का प्रारंभ किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान, दोस्तों आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, यानी कि चौथा स्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो उसमें दोस्तों आपका पहला स्थान हो जाता, क्या, प्रथम स्थान होता। चलिए अगला क्वेश्चन कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 के बीच में चली थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था दोस्तों, उस समय क्या था, 20,000 रुपए, क्या, 20,000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर स्थित है दोस्तों, तो कहां पर स्थित है, तो मुगल सराय क्षेत्र में। कहां पर दोस्तों, मुगल सराय क्षेत्र में। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में दोस्तों ये पारित किया गया था। चलिए अगला क्या है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी जिसको बोलते हैं धनराशि क्या है दोस्तों? तो 25% रुपए में 7500। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी जिसको हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए दोस्तों? तो इसकी जांच दोस्तों दैनिक मतलब कि रोज की रोज करनी जानी चाहिए दोस्तों। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 से किया गया था। ठीक है, मिड डे मील जो आपको पता होगा कि दोपहर में दोस्तों बच्चों को भोजन दिया जाता है स्कूलों में। ठीक है, चलिए अगला है 88 नंबर कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? दोस्तों आपको पता होगा 33% का। और दोस्तों ये संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन दोस्तों, जिसमें ग्राम पंचायत जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और इसमें दोस्तों 29 विषय टोटल बताए गए थे। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा और इसमें 33% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई दोस्तों? तो कौन सी वेबसाइट है? कोसवानी। कौन सी? कोसवानी। चलिए अगला देखते हैं कि मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर दोस्तों? तो मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर दोस्तों? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट, 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक है। क्या है दोस्तों? कथक दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश की है, भारतनाट्यम तमिलनाडु दोस्तों, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य दोस्तों? जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ये दोस्तों भू अधिकारों का प्रलेख होता है जिसे हम जमाबंदी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है SGSY का पूर्ण नेम क्या है? तो याद रखेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों 1 अप्रैल 1999 से की गई थी। यानी देखिए अब पेपर 2005 में हुआ दोस्तों और पूछा गया क्वेश्चन 1999 यानी कि आपको जो भी योजनाएं हैं दोस्तों पुरानी हो या नई दोस्तों उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है दोस्तों? किसको माना जाता है? तो आपको पता होगा कि दोस्तों मिर्जापुर को दोस्तों कालीन उद्योग केंद्र माना जाता है दोस्तों। और आपको बता दें कि मिर्जापुर के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों मिर्जापुर में आपको पता भदोही पड़ता है दोस्तों और भदोही को कालीन नगरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कारपेट सिटी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे भदोही दोस्तों पूर्ण रूप से कालीन के लिए ही विख्यात है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना हो गया लिंगानुपात दोस्तों? तो कितना हो गया? 912 हो गया। कितना दोस्तों? 912। यानी कि 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां दोस्तों? 912 महिलाएं हैं। 1000 व्यक्तियों में कितनी महिलाएं हैं? 912। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक है दोस्तों? आपको पता होगा कि सबसे अधिक मिलें दोस्तों किसकी हैं? चीनी की। किसकी दोस्तों? चीनी की। ठीक है, चीनी की मिलें दोस्तों सबसे अधिक हैं उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें कि चीनी के लिए दोस्तों गन्ने के उत्पादन की आवश्यकता होती है। गन्ना दोस्तों आपके मेरठ क्षेत्र में दोस्तों बहुत ही अच्छे मात्रा में मिलता है, बहुत अच्छे किस्म का। चलिए अगला है BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो समाजवादी पेंशन स्कीम का। कौन सा? समाजवादी पेंशन स्कीम का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो कौन करता है? इटावा जिला न्यायालय। क्या? इटावा जिला न्यायालय दोस्तों, ठीक है, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। अगला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा
किया जाता था दोस्तों, किसके द्वारा? तो लेखपाल द्वारा दोस्तों। देखिए लेखपाल दोस्तों बहुत ही समय पहले से चला आ रहा, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों पटवारी भी कहा जाता था, पहले पटवारी कहते थे, फिर इसको दोस्तों लेखपाल कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में? दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की दोस्तों 80 और दोस्तों विधान परिषद की दोस्तों 100 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 250, मगर दोस्तों वर्तमान में कितनी है? 245 हैं। और राज्यसभा में 245 में से दोस्तों 12 सदस्य क्या हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गए आपके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये था आपका प्रीवियस ईयर पेपर लेखपाल का प्रथम पाली का। दोस्तों द्वितीय पाली हमें आपके लिए कल लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर देखिए आप काफी दिन बाद वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां आपको द्वितीय पाली का भी मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और आपको बता दें एक बार फिर से कि आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां देखिए आप इस तरह से मिल जाएगा कि लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 परीक्षा तिथि 19 जून। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा उत्तर लेखपाल का पूरा सिलेबस हमने करवा रखा है। उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो यहाँ मिल जाएगा, जूनियर असिस्टेंट के दोस्तों मिल जाएगा, यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी का मिल जाएगा, UPSI का मिल जाएगा, और भी बहुत चीजें दोस्तों मिल जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों अगर देखिए लेखपाल की तैयारी कैसे करें दोस्तों, इसका भी हमने वीडियो बनाया, इसका लिंक हम नीचे देंगे, किस प्रकार से आप कम समय में ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका दोस्तों अगर हिंदी में कोई दिक्कत दोस्तों, ये हिंदी की आपकी ई बुक है दोस्तों हमारी, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी दोस्तों मात्र 50 रुपए मिल जाएगी, पूरी लेखपाल के लिए दोस्तों रामबाण साबित होगी, ठीक है। इस बुक में आपको वर्णमाला, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मात बोधक और दोस्तों निपात, वाक्य, है ना, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार, रचनाएं, सब कुछ दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है, इसी ई बुक में मात्र 50 रुपए में दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसे परचेज करना है दोस्तों तो आपके लिए ये नंबर दिया है 7905419925, इसके बाद 1 लगा लेना। इस नंबर पे दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और इसी नंबर दोस्तों 50 रुपए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके हमें स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों व्हाट्सअप पे ये ई बुक हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।